जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और ये कक्षा 9 से संबंधित है। किससे है? कक्षा 9 से संबंधित रहेगा। और अगर हम बात करें तो आज कक्षा 9 के अंदर अगर जिसके अंतर्गत हम समकालीन भारत जो पुस्तक है, आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसके भूगोल के अंतर्गत, तो उसके अंदर हम लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 लेसन के बारे में अर्धवार्षिक परीक्षा संबंधी 2025-26 में जो आपके होने वाली है उससे संबंधित हम क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, जो आपके उम्मीद करूंगा मैं और मेरी तरफ से कोशिश की गई है कि वही क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक के पेपर में क्या देखने को मिलेंगे। अगर कोई जिस बच्चे को लगता है कि मैं थोड़ा वीक हूं, कमजोर हूं पढ़ाई में, तो अगर एक बार अगर इन प्रश्नों को देख ले तो ये आपके लिए बहुत कामगार क्या साबित हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके 9th क्लास के जो पथ को अग्रसर करते हुए आपको आगे बढ़ाने का राह दिखाता है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, बच्चों इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? अगर हम बात करें तो किन राज्यों से गुजरती है बच्चों, तो आपको मैथ के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। यहां पर गुजरात आता है, पहले क्या आता है? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद अगर आपके बात करें तो छत्तीसगढ़, इसके बाद अगर बात करें तो बच्चों झारखंड, क्या आता है? झारखंड, इसके बाद अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, और उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। क्या? मिजोरम और त्रिपुरा। तो टोटल कितने राज्य हुए हमारे सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको रट लेना ये कि भारत के अंदर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लेता है कि भारत के किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन राज्यों से गुजर रही है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा राज्य है तो वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ऊपर वाली दिशा जाती है उत्तर और नीचे वाली दक्षिण, और बीच में से क्या जाती है बच्चों? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन इसी संबंधित आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन जो आपके है वो है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सी द्वीप स्थित है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो अगर हम बात करें तो अरब सागर के अंदर तो वो लक्षद्वीप है बच्चों। कौन सा है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान व निकोबार। तो बंगाल की खाड़ी में है, तो अरब सागर में ध्यान रखना, अरब सागर में कौन सा है बच्चों? लक्षद्वीप, और ये अंडमान और निकोबार। अगर हम बात करें तो ये प्रवाल भित्ति का बना हुआ है। अगर क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हुए, तो अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप के भाग है जिसका नाम है एमिन द्वीप, लकाद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। कौन कौन से? पुनः एक बार सुन लेना, एमिन द्वीप, लकाद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। इससे आगे क्वेश्चन कि भारत के पड़ोसी देशों को और देख लो थोड़ा सा। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश तो देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये दिशा कौन सी? पूर्व, इधर कौन सी? पश्चिम, ऊपर कौन सी? उत्तर, नीचे कौन सी? दक्षिण। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व की तरफ, तो यहाँ पे बांग्लादेश आता है और इधर म्यांमार आता है। क्या आता है? म्यांमार। तो आपको पता होना चाहिए पूर्व में कहां पर? पूर्व की साइड कौन सा है? तो बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। अगर हम बात करें पश्चिम, ये रहा इधर पश्चिम दिशा, पश्चिम में एक तो पाकिस्तान, क्या जाता है बच्चों? तो पश्चिम में एक तो पाकिस्तान और दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान।
अगर हम बात करें उत्तर में, ये रही उत्तर, तो ये नेपाल है, ये भूटान है, ये चीन है। तो चीन, नेपाल, भूटान। उत्तर में कौन सा है बच्चों? चीन, नेपाल, भूटान। दक्षिण में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। और यहां पर है अपने श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। तो दक्षिण में कौन सा हो गया? एक तो मालदीव और दूसरा कौन सा हो गया? श्रीलंका। रट लेना बच्चों। एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों को दोनों देश द्वीपीय देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वीपीय देश। द्वीपीय देश। और दोनों को दोनों कहां है? हिंद महासागर में। कहां है? हिंद महासागर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर। और ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी भू आकृति जो जल से तीन ओर से घिरी हुई हो। अगर हम बात करें तो हमारी बंगाल की खाड़ी, दो अरब सागर, तीसरा बंगाल की खाड़ी। तो ऐसी ऐसी भू आकृति जो जल के तीन ओर से घिरी हो, प्रायद्वीप कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रायद्वीप। द्वीप यानी टापू। द्वीप क्या होता है? जो जल के चारों ओर से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। तो ये भारत के पड़ोसी देश है। पूर्व में उधर कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार। पश्चिम के अंदर अगर बात करें तो अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर के अंदर चीन, नेपाल, भूटान। और दक्षिण के अंदर क्या है? श्रीलंका और मालदीव। अच्छे से आप इस चीज को तैयार कर लेना, इन प्रश्नों को। ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होने वाले ये क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि सूर्योदय सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले उगता है। भाई ये कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है? सूर्य 2 घंटा पहले उग जाता है। तो ऐसा क्यों है? जबकि दोनों के अंदर क्या है? घड़ी का जो टाइमिंग है वो सब। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि सूर्योदय गुजरात की तुलना अरुणाचल प्रदेश में पहले 2 घंटा पहले क्यों उगता है, जबकि घड़ी का जो समय वो दोनों का बराबर रहता है। ये और एक भारत के दक्षिण में अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण के अंदर क्या है? हिंद महासागर है। क्या है बच्चों? तो इससे भारत को क्या फायदा हो? तो सीधी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक हमें अच्छी ये सुविधा प्रदान करता है। और इसके अलावा जो इधर एशिया के साथ व्यापार, इधर या यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए व्यापार के लिए महत्वपूर्ण ये रहा है। अगर हम बात करें भारत का सबसे लंबे तट किसका? समुद्र का। तो तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा बच्चों? गुजरात। इसके अलावा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो इसको कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। इसको हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, मन्नार की खाड़ी। किस नाम से? मन्नार की खाड़ी। अच्छे से गोट लेना इन क्वेश्चनों को, भी बता रहा हूं मैं। तो भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? हिंद महासागर के अंदर एक जल संधि है जिसको हम पाक जल संधि कहते हैं। इसी को मन्नार की खाड़ी के नाम से भी क्या है? जानते हैं। इसके अलावा कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश तो 37.37 मिनट 6 डिग्री है। अगला है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत ये रहा, तो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? अंतिम छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा बच्चों? इंदिरा बिंदु। बहुत बार आता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, अंतिम छोर बताइए। भारत का सबसे अंतिम छोर कहां है? तो तमिलनाडु के अंदर है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं हम इसको। अगला अगर हम बात करें भारत की, अगर विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत 7वें स्थान पर आता है बच्चों। किस स्थान पर आता है? 7वां। और इसके अंतर्गत आपको भारत से बड़े जो 6 जो देश है उनके बारे में, रूस हो गया, चीन वगैरह, इनके बारे में, ब्राजील वगैरह, इनके बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से। अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा यानी जो भूमिगत सीमा टच होती है, जल के साथ नहीं, स्थल के साथ। तो स्थलीय सीमा, स्थलीय
सीमा कितनी है, सीधा याद रखो 15,200, 15,200। 15,200 कितनी है बच्चों, 15,200, 15,200। आगे कि श्रीलंका और भारत को कौन अलग कर रहा है, तो पाक जल संधि। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कहां पर, हिंद महासागर में। ये चीज आप कंप्लीट करना। तो भारत विश्व की, भाई कौन से गोलार्ध में आता है, तो भाई भारत उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन कर रहा है, वो कर रही है कर्क रेखा कर रही है आपके। भाई भारत का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आप कर लेना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किमी। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका पूरा भी आप लिख सकते हो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी लिख सकते हो। बाकी आप ये याद कर लेना, ये सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, वो आपको पता होना चाहिए, हिंद महासागर है। आगे आपके विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पता होना चाहिए, वो रूस है। कौन सा है, रूस है। 6ठे नंबर पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। 7वें पे कौन आता है, भारत आता है। अगला क्वेश्चन आपके कि भारत के पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, और भारत को हम प्राय उपमहाद्वीप प्राय क्यों कहते हैं। तो देखिए, तो भारत एक विशाल विशाल भौगोलिक इकाई जो इसको अलग बनाती है, इस महाद्वीप में क्या भिन्नता रखती है। भाई भारत एक विशाल भौगोलिक इकाई है, वो इसको विशिष्टता प्रदान करती है, इसको अलग बनाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। और अगर बात करें तो ये यहाँ पर समुद्र से, पर्वतों से, अलग अलग भौगोलिक आकृति से घिरा हुआ है, इसलिए और भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत की भौगोलिक विशेषता, ये आपको पता होनी चाहिए, भारत की भौगोलिक विशेषता बनावट के तौर पर ये चीज। तो बच्चों ये तो आपके था फर्स्ट लेसन से जो भी बेसिक जानकारी थी, वो कौन से लेसन की, फर्स्ट लेसन की। अब हम थोड़े सेकंड लेसन की बेसिक जानकारी वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। भाबर क्या है, ये क्वेश्चन रट लेना, कट घोट के एकदम रट लेना, मन के माइंड के अंदर बिठा लेना कि भाबर क्या है। भाबर क्या है, इसके अलावा अरावली पर्वत और विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतों के बीच में जो पठार है वो कौन सा है, तो मालवा का है। कौन सा है, मालवा का पठार। कौन सा है, मालवा का पठार। पूरा लिख देता हूं मैं, मालवा का पठार ये है। इसके अलावा कि जलोढ़ मिट्टी के प्रकार बताइए, तो 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। कौन कौन से, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, एक तो होती है बांगर, बांगर व खादर। अगर हम बांगर की और खादर में इनमें थोड़ा अंतर भी देख लो, तो बांगर है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। वापस सुन लेना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, तो फिर नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी होगी, खादर। इसके कण कैसे होते हैं, मोटे, जबकि इसके कैसे होते हैं, बारीक होते हैं। ये थोड़ी उपजाऊ कम होती है, जबकि ये क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। बस 3 आपको अंतर नॉर्मल से आपको याद करने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक चीज और इसके अंदर कि इसका हर वर्ष निर्माण नहीं होता, जबकि इसका हर वर्ष निर्माण हो जाता है ये। और दूसरा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके पूर्वी घाट कहलाता है, क्या कहलाता है, भारत का ये पूर्वी घाट है। वापस एक बार देख लो आप, ये पूर्वी घाट है। कौन सा है, पूर्वी घाट। इसको हम तट भी कहते हैं, पूर्वी तट। इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट या तट। ये पश्चिमी तट या घाट कहते हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट को हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं आपके कोंकण का तट। क्या कहते हैं, कोंकण का तट। यहां कर्नाटक है तो कर्नाटक को हम कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। कौन से वाले को, कर्नाटक।
आगे नीचे केरल है, केरल को हम कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। जो तो हम ध्यान रखना, पश्चिमी घाट को हमने तीन भागों में बांटा है, कोंकण का तट, कन्नड़ का तट, मालाबार तट। कोंकण तट में कौन कौन आ रहे हैं? गोवा, महाराष्ट्र। कन्नड़ में कौन आ रहा है? कर्नाटक। मालाबार में कौन आ रहा है? अपने केरल। कौन सा आ रहा है? केरल। इधर अगर हम बात करें तो इस तट को हम दो भागों में बांटते हैं। ये ऊपरी हिस्सा जो उड़ीसा साइड का हिस्सा है ना, ये आपको उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार भी कहते हैं, और इसको कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। हालांकि ध्यान रखना, कभी कभी हम पूरे के लिए भी कोरोमंडल तट क्या यूज कर लेते हैं। पूर्वी घाट है वो कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, पता होना चाहिए थोड़ा। उत्तरी सरकार भी कह देते हैं कभी कभी। इसको तीन भागों में बांटा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। याद रख लेना, कौन सा है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा जो पर्वत है, जो शिखर है, वो कौन सा है? महेंद्रगिरी। पश्चिमी तट पर कौन सा है? अनाईमुड़ी। दोनों के दोनों तट को आपस में मिलाता कौन है? तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। यहाँ से पश्चिमी तट, यहाँ से पूर्वी तट, घाट, दोनों दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। याद रखना। इसकी ऊंचाई ज्यादा है, लगभग 900 से 1600 मीटर। कितनी है? 900 से 1600 मीटर। जबकि इसकी कितनी है? 600 मीटर के लगभग स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी भी नदियां निकलती है, तो ऊंचा तट यहाँ से पश्चिमी घाट से निकलती है, और कहाँ? पूर्व की तरफ बहती है। कहाँ बहती है? पूर्व की तरफ बहती है यहाँ से। ठीक है ना, इस चीज के बारे में देख लेना थोड़ा सा। अगला है भारत के भौतिक स्वरूप। क्या है बच्चों? भारत का भौतिक स्वरूप। थोड़ा इसको देख लो आप। भारत का भौतिक स्वरूप समझाइए। थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं। तो देखिए बच्चों, तो भारत का भौतिक स्वरूप तो छह भागों में बांटा भारत को हमने। कितने में? छह। सबसे पहले ऊपर ये उत्तर, उत्तर में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों? हिमालय। तो पहला क्या बना हमारा? हिमालय। पहला स्वरूप हमें क्या दिखाई दे रहा है भारत के अंदर? हिमालय। दूसरा की अगर हम बात करें तो उत्तरी मैदान। कौन सा? उत्तरी मैदान। ये रहा पंजाब, हरियाणा वगैरह, ये यूपी, बिहार वगैरह, ये इलाका है उत्तरी मैदान का इलाका, पश्चिम बंगाल वगैरह ये। तीसरा है महामरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। तो महामरुस्थल ये पश्चिम साइड है। ठीक है ना, थोड़ा इसके बारे में देख लेना इधर। चौथा की अगर बात करें तो ये दोनों किनारे, जिनको हम क्या कहते हैं? तट। तो तटीय मैदान। क्या है? तटीय मैदान। तो ये दोनों तटों के बारे में, तटीय मैदान। अगर पांचवें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप या पठार। क्या? तो प्रायद्वीप या पठार, ये बीच वाला इलाका पूरा का पूरा त्रिभुजाकार, मेज के अकॉर्डिंग, ये किसका आकार है? ये प्रायद्वीप या पठार। छठा अगर हम बात करें तो हमें दो और दिखाई दे रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का स्वरूप, आकृतियां भारत में कौन है? तो स्वरूप में हमने क्या देखा? यहाँ हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मैदानी भाग है, समतल भाग है, जनसंख्या अधिक है, कृषि योग्य क्षेत्र है, यहाँ रेगिस्तानी भाग है, इधर पठारी भाग है, ये तटीय भाग है। इसके अलावा हमें छठा स्वरूप द्वीप समूह क्या दिखाई दे रहे हैं? द्वीप समूह। और दो द्वीप अपने कौन कौन से है? अरब सागर में तो लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है अपने? तो बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक बार इसको थोड़ा देख लीजिए उधर। आगे अगला आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन। किसका? उत्तरी मैदान का। तो ज्यादा कुछ नहीं, उत्तरी मैदान में चार पांच 10 एक लाइनें आपको यहाँ देखनी है। एक तो आपके मृदा के बारे में लिख देना अच्छा है, कौन कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, नदियों, प्रमुख नदियां यहाँ कौन कौन सी, उसके बारे में। इसके अलावा जनसंख्या अधिक है, कृषि योग्य क्षेत्र है, समतल है, परिवहन जाल यहाँ अच्छा पाया जाता है, जनसंख्या अधिक है, ये चीजें लिखनी है इसके अंदर। ठीक है ना। आगे आपके भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप समझाइए। तो ये समझा सकते हैं आप। मध्य की उच्च भूमि, उच्च भूमि कौन सी होती है? दो नदियों के मध्य की भूमि जो उठी हुई हो,
उठी हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं, दो क्या करती है, दो नदियों को अलग, दो पड़ोसी नदियां उसको अलग करने का काम कर रही है। भाई एक नदी यहाँ, एक नदी यहाँ, इसको अलग कौन कर रहा है? बीच की भूमि जो कैसी है, उच्च है, उठी हुई है, इसको हम कभी कभी दोआब भी कहते हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। एक याद कर लेना कि तराई का क्षेत्र किसे कहते हैं? कौन सा? तराई का क्षेत्र। हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। भारत में कौन सी है? कंचनजंगा। इसके बारे में याद कर लेना। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो बच्चों वो है आपके चिल्का झील। कौन सी है बच्चों? चिल्का झील। याद कर लेना इसको, ठीक है ना, अच्छे से। दो आप किसे कहते हैं? तराई किसे कहते हैं? तटों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कोरोमंडल तट कौन सा है, कोंकण का तट कौन सा है, कन्नड़ तट कौन सा, मालाबार तट कौन सा, उन्हें भी पता है आपको पीछे। और एक क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो समतल भाग है, कृषि योग्य क्षेत्र है, वहां पर अगर बात करें वहां जलवायु अच्छी है, वहां नदियों का जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, इस कारण सर्वाधिक जनसंख्या है। थोड़ा पठारों को देख लेना, ठीक है। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? तो थार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थार के। कहां पर है? भारत के पश्चिम में है, अरावली के पश्चिम में विस्तार है इसका, फैला हुआ। ये जो पश्चिमी जो जिले बीकानेर, जयपुर वगैरह, बीकानेर वगैरह ये हो गए, इधर जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, जोधपुर, ये इन जिलों के आसपास ये पाया जाता है। अगला आपके जो लेसन नंबर है वो थोड़ा लेसन नंबर 3 से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको अपवाह पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अपवाह क्या है? तो अपवाह ध्यान रखना, जब नदियां उच्च स्तर से, कहां से? उच्च स्तर से, जब नदियां उच्च स्तर से कहां पर? निम्न स्तर की ओर बहती है, बहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह। क्या कहते हैं? अपवाह। भारत की सबसे लंबी नदी पता होना चाहिए, तो भारत की है गंगा। कौन सी है? गंगा। दूरी पूछे तो 25-25 याद कर लेना, वैसे 2025 चल रहा है, 25-25 याद रख लेना। अगर यही दक्षिण भारत की पूछ ले तो गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। कौन सी बच्चों? गोदावरी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जल विभाजक क्या है? तो जो मध्य की उच्च भूमि होती है ना, उसी को हम जल विभाजक कहते हैं, जो क्या करती है, दो नदी द्रोणियों को, दो नदियों को, पड़ोसी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। तो वो कौन सी होगी? मध्य की बीच की उच्च भूमि होगी। वो क्या कर रही है? जल का विभाजन का काम कर रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? जल विभाजक कह रहे हैं। इसके अलावा आपको भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु या गंगा नदी कहां से निकलती है? तो ध्यान रखना, सिंधु और गंगा नदी दोनों के दोनों, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु मानसरोवर झील के पश्चिम से होते हुए भारत होते हुए सीधे पाकिस्तान अरब सागर में। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके, तो चीन के मानसरोवर, तिब्बत का जो मानसरोवर झील है उसके पूर्व से निकलती है, और ये यहाँ पर सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। फिर ये एंट्री करती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। फिर कहाँ करती है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे गंगा नदी के अंदर मिल जाती है, और बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जमुना। तो यहाँ पर ये और मिल जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, उसके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है जाके। गंगा की दो धाराएं, मुख्य धाराएं कौन सी है? तो यहाँ से गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से, गोमुख से निकलती है। दो धाराएं यहाँ कौन कौन सी है? अलकनंदा और एक भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों दोनों कहां मिलती है? देवप्रयाग में। कहां मिलती है? देवप्रयाग। किसका निर्माण करती है? गंगा का। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी पर एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? किसका? कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी दो नदियां जो गर्त से होकर बहती है? सब है गर्त से पश्चिम की ओर बहती है, तो केवल दो ही नदियां हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी जो गर्त से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। किसमें? अरब सागर में। और सागर में गिरने से पहले किसका निर्माण करती है? रट लेना इसको। तो अरब सागर में गिरने से पहले जवारदन मुख का निर्माण करती है। किसकी? जवारदन मुख। आ सकता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। कुछ है कि नदियों और जिलों के आर्थिक महत्व क्या? महत्व वही है कि सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, उद्योगों के लिए, बिजली के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, नौका चालन, मछली पालन, परिवहन के लिए यहाँ से अपने सुविधा मिल जाती है। ये सारी अपने को इसके अंतर्गत मिल जाती है क्लास से। अगला आप हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियां देख लेना। कौन कौन सी बच्चों? हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय। हिमालय नदियां वर्ष भर बहती है, लंबी दूरी तय करती है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये प्रमुख नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती है, मौसमी होती है, कम दूरी तय करती है। और ये जो हिमालय नदी है वो डेल्टा वगैरह का